तो चलिए ड्राइविंग शुरू करते हैं और सबसे पहले गाड़ी चालू कर लेते हैं। पर चालू करने से पहले आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये पूरा चेक होता है तो इससे मालूम पड़ता है एक बड़ा इंजन चालू हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंजन कितना रेव करता है। मैं एक सेकंड वॉल्यूम कम कर देता हूँ पूरी। तो ये इंजन रेव करता है टिल 4500। लिटरली ये इंजन दहाड़ता है। तो चलिए अब ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसी ऑफ़ कर लेते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ़ कर लेते हैं और बहुत गजब से मतलब चारों व्हील्स ने पावर डिलीवर करी और क्या व्हील स्पिन्स मारे हैं। और 100 चलिए अब माइल्ड ब्रेकिंग में टेस्ट कर लेते हैं कि माइल्ड ब्रेकिंग कैसी रहेगी इसकी। मैंने बहुत हल्के से पंजा दबा रखा है और धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा रहा हूँ मैं। नाइस, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। सामने आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, तो ब्रेकिंग से सच आपको कोई इशू नहीं रहेगा। तो चलिए अब एसी ऑन कर लेते हैं। तो बात करें सबसे पहले स्टीयरिंग से, तो स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत अच्छा है। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है बट ऐसे आपको कभी भी ऐसा लगता नहीं कि ज़्यादा गाड़ी आप ज़्यादा मोड़ रहे हो तो कम मोड़ रही है, कम मोड़ रहे हो तो ज़्यादा मोड़ रही है। ऐसा आपको कुछ ऐसा लगता नहीं है। बहुत प्रिसाइसली चलता है और गाड़ी बड़ी होने के बाद भी इसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी अच्छा दे रखा है। सी, और ये स्टीयरिंग व्हील हाइड्रोलिक होने के बाद ऐसा मारुति वाला नहीं है कि आपको वापस भी लेके आना पड़ेगा। एक बार चला गया तो वापस आएगा नहीं। गजब बेइज्जती है। ऐसे आपको ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाता है। और बात कर रहे हैं स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग इसका हाइड्रोलिक के साथ होने के बावजूद भी इसमें बीच में ज़्यादा डेड प्ले नहीं है। बीच में भी आपको एकदम पॉइंट में बोलूँ तो 0.1% आपको लगेगा कि बीच में डेड प्ले है। बाकी हर एक मूवमेंट पे आपको गाड़ी ये फील करा देगी कि नहीं, मैं आपसे कनेक्टेड हूँ। आपको कभी भी कॉन्फिडेंस लूज़ होने का मौका नहीं देगी। तो इंजन का परफॉर्मेंस तो आपने देख लिया। लो एंड से आपको पावर फील हो जाती है, मिड रेंज में भी अच्छी पावर मिल जाती है, बट बिकॉज ये डीजल है तो आपको ऐसा टॉप एंड में कोई पावर नहीं मिलती है। बट इंजन के लिए तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, लिटरली ये दहाड़ते हुए चलता है। और जिस तरह से ये लॉन्च हुई थी एकदम परफेक्टली हुई थी। तो उसके बाद बात करते हैं गियर बॉक्स की, तो आपको यहाँ पे 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाता है। इसके थ्रोस थोड़े से लॉन्ग है आई नो, बट ये थोड़े से स्मूथ है। स्मूथ इन द सेंस मतलब ये गियर जब स्लॉट करती है, मतलब अपन जब गियर स्लॉट करते हैं मतलब स्मूथली ऑपरेट हो जाते हैं। ऐसे आपको कोई दिक्कत आती नहीं है। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि आपके साथ ऐसा कभी नहीं होएगा कि आपको पहले के बाद दूसरा लगाना तो चौथा लग गया, या चौथे के बाद आपको तीसरा लगाना तो पांचवा लग गया ना, ऐसा कुछ नहीं होएगा। गियर परफेक्टली स्लॉट होते तो गियर बॉक्स से भी ऐसा आपको कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, छोटा सा आपको जब ना आप नए नए इसको चलाओगे तो आपको लगेगा कि ये जो गियर के थ्रो है वो थोड़े से बड़े हैं, बट एक समय के बाद आपको जब आदत हो जाएगी ना तो आपको इससे भी इशू नहीं रहेगा। उसके बाद बात करें ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग इसमें शानदार दे रखी है। मतलब अगर इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से अगर ब्रेकिंग देखी जाए ना तो अच्छी है। एसयूवी होने के बाद भी ऐसा इतना कोई नोज डाइव नहीं है इसमें। हालांकि थोड़ी सी बेटर हो सकती थी क्योंकि इसमें आगे सामने आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते और पीछे ड्रम ब्रेक मिल जाते, थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, बट इट्स फाइन। आपको ऐसा कोई इशू नहीं रहता उससे। माइलेज की कि आपको ये 3.0 लीटर इंजन माइलेज कितना देता है, तो लोगों के ऐसे थोड़े बहुत मेट है कि ये ऐसा मानते हैं कि ये गाड़ी 10 से ज़्यादा का माइलेज नहीं देगी, बट मेरा ये मानना है कि वो सब चलाने वाले के ऊपर रहेगा। अगर आप टोयोटा फॉर्च्यूनर को फॉर्च्यूनर समझ के चलाओगे तो ये आपको सिटी में, मतलब पर्सनली मैं अपना बताऊं तो मुझे बम्पर टू बम्पर सिटी में इसने 11 से 12 दे रखा है, 10 भी नहीं दे रखा है, 11 से 12 दे रखा है। नॉर्मल ट्रैफिक में 12 से 13 और एकदम लाइट ट्रैफिक कंडीशन में इसने 13-14 भी एक सिटी कंडीशन में निकाल के दिया है। फिर आप अगर मान के चलो कि अगर मैं सिटी में इतना निकाल रहा हूँ तो हाईवे पे इससे आराम से 16 से 18 का माइलेज बहुत इजीली निकालता हूँ। क्योंकि वो ऐसा आपका बताऊँ ना, ये नेचर रहता है आप गाड़ी को किस तरह से चलाते हो। अगर आप टोयोटा फॉर्च्यूनर को फॉर्च्यूनर समझ के चलाओगे, ना कि टोयोटा सुपरा जैसे चलाओगे, तो ऑब्वियस ही बात है ये आपको अच्छा माइलेज दे देगी। अगर आप सुपरा समझ के चलाओगे तो ये तो 10 का भी नहीं देगी, फिर तो 2-3 का भी अगर दे देगी तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात है। बट मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप गाड़ी को ऐसे रैश ड्राइविंग करो उसकी, क्योंकि गाड़ी जिस तरह की है उसको उस हिसाब से चलाओ।
तो बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन इस पे ना ज़्यादा स्टिफ साइड पे रख रखे, ना ज़्यादा सॉफ्ट साइड पे रख रखे, बहुत बैलेंस साइड पे रख रखे, क्योंकि टोयोटा को पता है कि गाड़ी ऑफ रोड भी चलनी है और ऑन रोड भी चलनी, तो उनको पता था कि कैसा सेटअप रखना है। और अगर सीरियसली बोलूँ तो इसका जो कंफर्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब आपको कंफर्ट से लेके कभी भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात एक और है इसमें कि जो टायर्स है ना, वो उनका जो साइज़ है वो बड़े होने के कारण ना थोड़ा सा नॉइस देते हैं आपको जब आप हाई स्पीड पे चलते हो, बट वही चीज़ आपके जो कंफर्ट है ना उसको ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपको कोई भी गड्ढे अंदर फील नहीं होते हैं उसके कारण। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी ऊँची है तो आप आराम से, अगर आगे ट्रैफिक वैफिक है तो आप ऐसे डिवाइडर आराम से चढ़ा सकते हो और आप आराम से अपना यूटर्न ले सकते हो। अगर ऐसे आपको अगर आगे से यूटर्न नहीं मिल रहा है तो आप डिवाइडर चढ़ा के भी गाड़ी निकाल सकते हो, पर मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ ये सब चीज़ें करना है। बट हाँ, अगर इमरजेंसी है तो फिर आप वो चीज़ कर सकते हो। इमरजेंसी में तो सब चीज़, जितनी भी इलीगल चीज़ है वो सब लीगल हो ही जाती है, आप चाहे रॉन्ग साइड में चलाओ या फिर आप सिग्नल तोड़ो, ये सब। बट अगर मैं सस्पेंशन की एक खामी की बात बोलता हूँ तो एक खामी ये रहेगी कि जो इसकी राइड है ना वो थोड़ी सी बाउंसी साइड में रहती है। मतलब थोड़े बहुत अगर सड़क लेवल पे नहीं रहेगी तो उसके कारण जो आपकी जो राइड रहती है ना तो वो थोड़ी सी बाउंसी हो जाती है। बट एज सच उससे भी आपको कोई ज़्यादा इशू नहीं रहेगा, क्योंकि एक समय में के बाद ना आप भी उससे यूज टू हो ही जाओगे। और बात करो इसकी एसी कूलिंग की, तो इसकी एसी कूलिंग फैबुलस है और बहुत जल्दी जो कैबिन रहता है उसको चिल कर देती है। और उसके बात करूँ इसके बाद म्यूज़िक सिस्टम की, तो म्यूज़िक सिस्टम्स अच्छे हैं, बट जो फर्स्ट ओनर था उसने स्टॉक्स वाले स्पीकर आई थिंक हटा दिए थे और उसके बाद ये JBL के उसने आफ्टर मार्केट लगवाए थे। मैं एक बार आपको एक क्लिप में सुना दूंगा कि ये JBL के जो स्पीकर से कैसा साउंड करते हैं। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बात करूँ बॉडी रोल की, तो यस बॉडी रोल है इसमें ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो गाड़ी है लैडर ऑन चेसी पे बनी हुई गाड़ी है तो थोड़ा बहुत बॉडी रोल तो रहेगा ही सही। बट एज सच इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप एकदम ही अंदर झूले खा रहे हो। रोक लो, कितनी देर घुमाइए और आपको समझ नहीं पड़ रही क्या हो रहा है। थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा नहीं। जैसे मैं इसको अगर इतना भी कर दूंगा तो ऐसे जितना बॉडी रोल नहीं रहेगा, बट हाँ शार्प टर्न्स पे आपको बॉडी रोल ज़रूर फील होएगा। बट आई लाइक इट, मतलब मुझे अच्छा लगता है ये बॉडी रोल, क्योंकि इससे मालूम पड़ता है कि कम से कम एक अच्छी गाड़ी, तो मतलब एक ऐसी गाड़ी चला रहा है जो आपको फील दे रही है, आपके हर एक मूवमेंट का एक एक्शन टू रिएक्शन वाली चीज़ हो रही है। जैसे वो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है ना वो उस टाइप का रहता है, मतलब आपका एक्शन ही जो रिएक्शन में आता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा अच्छा फील देता है। करते कि आपको ये फील कैसा कराती है जब आप इसको चलाते हो, तो ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपको ऐसा फील कराती है कि यस यू आर द किंग ऑफ रोड। सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि आप सड़क से बहुत ज़्यादा ऊंचे बैठते हो और फिर एवरीबॉडी मतलब आपको ऐसे सब ऐसे देखते हैं, क्योंकि फॉर्च्यूनर किसी के पास होना मतलब लोग सामने वाला आपको पहले से ही जज कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्च्यूनर ऐसा मतलब नाम ही ऐसा बन गया है कि या तो ये किसी पॉलिटिशियन के पास होगी या कोई बड़ा अधिकारी या कोई माफिया ग्रुप के, मतलब समझ रहे हो। पहला रीजन ये है कि इस गाड़ी में रिवर्स गियर होता जरूर है, लेकिन आपको कभी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप रॉन्ग साइड में भी चल रहे हो तो भी सामने वाला खुद को रॉन्ग समझ के हट जाएगा, आपसे उलझेगा नहीं। तो उसके कारण क्या होता है कि लोग ना पहले से आपको साइड दे देते हैं, आपके लिए कोई रास्ता रोकते हैं, मतलब कुछ ऐसा होता नहीं सिस्टम, कुछ ऐसा सिस्टम बट ऐसा आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब आप अगर फॉर्च्यूनर ओन कर रहे हो और भले आप कैसे भी हो, भले आप एक छोटे मोटे आम आदमी जैसे ही कोई हो, पर फिर भी ये गाड़ी आपकी रिस्पेक्ट 100 टाइम्स बढ़ा देती है। मतलब ये गाड़ी ना बिना बोले आपके लिए सामने वाले को बता देते कि भाई तेरी क्या औकात है, नहीं मेरी क्या औकात है। समझ रहे हो मतलब
तो ये मतलब ये इस टाइप की गाड़ी की अपना टोरा अलग ही निखार के झलका देती है अलग ही। मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सामने वाला ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ता खोल देता हूँ। पर्सनली मैं आपको बताऊँ तो मैं जब इसको मार्केट में लेके निकलता हूँ तो कभी कभी ट्रैफिक में मैं खड़ा भी रहता हूँ, अगर 2-3 एक बार हॉर्न बजाए, लाइट वाइट दिखाई तो ऑटोमेटिकली ऑटो और बाइक वाले ऑटोमेटिकली हट जाते हैं, क्योंकि उनको लगता ही है कि कोई ना कोई एक बड़ा आदमी होगा तो कोई किसी लोगों को पंगा लेने का शौक रहता नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ता निकाल देते हैं। तो बात करो इसके NVH की, तो NVH इसके कुछ इतना खास नहीं है, बट मुझे नहीं लगता है कि मेरे जैसे जो लोग हैं जिनको इंजन की आवाज़ और जो टर्बो की विसल है वो सुनने में कोई आपत्ति होगी, क्योंकि मेरे को तो अगर मेरा बताऊं तो मुझे टर्बो की विसल और इसमें इंटरकूलर की ब्रीथ और लिटरली जो वो इंजन दहाड़ते हुए जाता है तो वो साउंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब थोड़ा सा फीलसम वाला म्यूज़िक है मेरे लिए एक टाइप से, मतलब वो फील देता है कि हाँ कि आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हो जो आपको फील दे रही है। तो सच मुझे तो NVH से कोई दिक्कत नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत रोड नॉइस आ जाता है इसमें, बट अगर इंजन की बात करूँ तो इंजन का कितना साउंड आता है तो यस आता है। अब बात करूँ मैं इसके बाद विज़न की, तो आपको कैसा विज़न प्रोवाइड होता है, तो सामने जो आपको विज़न प्रोवाइड होता है उसमें आपको बॉनेट स्कूप दिख जाता है, उधर आपको ब्लाइंड स्पॉट मिरर या कॉर्नरिंग मिरर दिख जाता है जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपको ORVM की मैं बात करूँ तो ORVM का जो साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट दे रखा है, ना ज़्यादा बड़ा है और ना ज़्यादा छोटा है, गाड़ी के साइज़ के अकॉर्डिंग ही परफेक्टली सेट है, तो इससे उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और IRVM की मैं बात करूँ तो IRVM का भी साइज़ परफेक्ट है, ना ज़्यादा बड़ा है और ना ज़्यादा छोटा है और ना ज़्यादा एकदम पतला है, जैसे 7 सीटरों में जैसे ज़्यादातर मतलब कंपनियाँ कर देती है कि इसको ज़्यादा पतला कर देती है ताकि व्यूइंग एंगल थोड़ा ठीक रहे, पर वो व्यूइंग एंगल ठीक करने की जगह पर ज़्यादा ही बिगड़ जाता है। बट ऐसा यहाँ पे कोई वो इशू नहीं है, बट हाँ एक इशू है कि ये ऑटो डिमिंग नहीं है, ये मैनुअली डिमिंग करना पड़ जाता है, बट ठीक है, इट्स ओके। तो अब बात करते हैं कि आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर 2014-15 मॉडल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए 2023 में। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आपको इस टाइप की गाड़ी पसंद है, जैसे पर्सनली मैं अपना बताऊं तो मेरे को नई वाली से ज़्यादा पुरानी वाली ज़्यादा पसंद आती है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि सबसे पहला रीज़न यही है कि ये जो गाड़ी है ना ये थोड़ी सी ओल्ड स्कूल है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ओल्ड स्कूल टाइप का पर्सन हूँ, तो मुझे ओल्ड स्कूल टाइप की गाड़ी ही पसंद आती है। दूसरा ये कि ये गाड़ी के लुक्स मुझे नई वाली से ज़्यादा बेटर लगते हैं, क्योंकि इसके जो बॉनेट की क्रीजेस है, जो साइड में फेंडर में ऐसे फेंडर बने हुए हैं, तो ये थोड़ा सा उसको मस्कुलर लुक बना के मतलब मस्कुलर लुक देती है, जो कि मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे को जो नई वाली फॉर्च्यूनर है वो थोड़ी सी कार जैसी लगती है, इट मीन्स कि इट्स मोर लाइक अ कार नॉट लाइक अ SUV वाली इसमें बात है। तो पर्सनली मुझे यही अच्छी लगती है। और तीसरा रीज़न ये था कि इसके अंदर 3000 सीसी का इंजन मेरे को मिल रहा था, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक लाइन है कि देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो या मैंने इसलिए इसको पिक किया। अगर आपके पास बजट है और आपको पुरानी वाली से ज़्यादा नई वाली पसंद आती है और आपको थोड़े बहुत ज़्यादा फीचर्स चाहिए रहते हैं, तो बेशक आप उसमें भी जा सकते हो। ऐसा उसमें भी कोई नई वाली में मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं लगती है, बट अब वो सब का देखने का अलग अलग नज़रिया रहता है। जैसे अब वो नई वाली में अगर अपने उसके मतलब इसके डिसएडवांटेज बताऊँ तो इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता मेरे को, और छठा गियर भी नहीं मिलता है, और ऐसे बहुत सारे फीचर्स है, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स हो गई, तो ऐसे थोड़े बहुत फीचर्स है जो इसमें लैक करते हैं और उसमें है। तो बट आप अगर उससे यूज टू हो जाओ, मतलब अगर आपको उन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े तो आपके लिए गाड़ी बेस्ट है। बट आपको अगर बजट है आपके पास और आपको वही गाड़ी चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि एज सच दोनों ही फॉर्च्यूनर है और दोनों ही टोयोटा से आ रही है। ऐसा तो है नहीं कि कोई दूसरी कंपनी से आ रही है, टोयोटा ब्रांड ही ऐसा है कि लोग इसके ऊपर आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इसकी रिलायबिलिटी, टोयोटा की जो रिलायबिलिटी है ना वो बहुत शानदार है, क्योंकि इसने प्रूव कर रखा है कि उनके जो डीजल इंजन है वो हमेशा, मतलब टोयोटा खुद क्लेम करते हैं कि हमारी जो डीजल इंजन है ना वो 3 लाख किलोमीटर तक आपका साथ देंगे। बट लोग तो कुछ हमारे यहाँ भारतीय लेजेंड भी होते हैं जिनने 6.5 लाख किलोमीटर भी चला दिए उनके डीजल इंजन, तो समझ सकते हो कि टोयोटा के इंजन कितने रिलायबल है। और दूसरा रीज़न टोयोटा के ऊपर लोग भरोसा इसलिए कर लेते हैं, उसकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है और जो रीसेल वैल्यू आती है वो भी बहुत प्यारी है। क्योंकि आप कभी भी देखना सेकेंड हैंड मार्केट में टोयोटा इनोवा और फॉर्च्यूनर की जो भी प्राइस रहेगी वो
ज़्यादा बेटर निकल के आएगी कंपेयर टू उनकी कंपटीशन से। मतलब उनके जो भी कंपटीशन की जो गाड़ियाँ हैं उनसे ज़्यादा बेटर निकल के उनकी रीसेल वैल्यू आएगी। तो इसलिए भी लोग दूसरी गाड़ियाँ ना प्रेफर करते हुए टोयोटा की गाड़ियाँ प्रेफर करना ज़्यादा बेटर समझते हैं कि टोयोटा की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत चीप है। मतलब अगर आप कंपेयर करें, जैसे ये गाड़ी जो कंपनी से आती थी उस टाइम पे 30 लाख की आती थी, बट इसकी सर्विस वही 8 लाख या अराउंड जो 7-8 लाख की हैचबैक आती थी, उनकी जो सर्विस कॉस्ट रहती थी उनके बराबर ही इसकी सर्विस कॉस्ट भी आती थी। तो इसलिए भी लोग टोयोटा पे ट्रस्ट कर देते थे। तो यही कुछ ऐसे रीजंस थे जिसके चक्कर में टोयोटा सक्सेसफुल बना इंडिया में। और आज भी आप देख लीजिए सड़क पे आपको इनोवा और फॉर्च्यूनर तो बहुत कॉमन ही मिल जाती है और सबसे महंगे भी है इनकी कंपनी के, बट फिर भी लोग इनको प्रेफर करना ज़्यादा समझते हैं। मैं से अगर ये पूछ रहे हो कि तुमने सिर्फ फॉर्च्यूनर ही क्यों पिक करी, तुमने एंडेवर या पजेरो क्यों नहीं पिक करी, तो उसका भी मेरे पास एक जवाब है। तो सबसे पहले पजेरो की बात करें तो पजेरो मेरे को एक मिली थी, बल्कि इससे ज़्यादा सस्ते में भी मेरे को मिल रही थी, बट सबसे बड़ा रीज़न यही था उसको ना लेने का कि उसके ओनर्स बहुत ज़्यादा थे। मतलब 6 ओनर की वो गाड़ी थी। दूसरा ये कि उस गाड़ी का इंजन जो था ना वो थोड़ा सा, मतलब उस गाड़ी का इंजन में कहीं ना कहीं काम था, क्योंकि गाड़ी को आप ज़बरदस्ती पुल कर रहे हो ऐसा लग रहा था। मतलब गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा हुआ है, मतलब ऐसे तो मैंने मतलब हैंड ब्रेक नहीं था, बट ऐसा लग रहा था कि गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा हुआ और आप ज़बरदस्ती गाड़ी की पावर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और नाम ही दहाड़ रहा था एक टाइप से, अगर मैं आपको बोलूँ तो। और पर्सनली मुझे पजेरो अच्छी लगती है लुक्स में भी, और मेरे को ने जहाँ तक सुना है कि वो उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। बट एक ही प्रॉब्लम थी कि मित्सुबिशी इंडिया में अब नहीं है और एज सच उसके शोरूम ढूंढना और उसके पार्ट्स ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरा पजेरो लेने का निर्णय सही रहता, इसलिए मैंने फॉर्च्यूनर पिक करी। और एंडेवर क्यों नहीं पिक करी, एंडेवर का भी एक ही रीज़न था। सबसे पहले देखो फीचर्स पैनोरामिक सनरूफ सब बड़े हैं, बट ये नहीं मिलता ना मैनुअल। अब आप बोलो कि उसमें 2.2 मैनुअल मिल जाता, बट 3.0 लीटर का इंजन तो ना मिलता। फिर मेरे को अगर 3200 सीसी में मैनुअल ट्रांसमिशन में अगर मिल जाता ना, तो शायद से मेरा ये गाड़ी नहीं रहती और एंडेवर रहती। बट मुझे ऑटोमेटिक इतना पसंद नहीं है, एज यू ऑल नो। मेरे को मैनुअल गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद आती है कंपेयर करें ऑटोमेटिक से, क्योंकि मैंने शायद ये सेल्टोस के ब्लॉग में आपको पहले ही बता दिया कि 1 गियर ड्रॉप एंड डिसअपियर। सो आई होप मैंने आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर के बारे में सब कुछ बता दिया होगा और इसका टोरे वोरे के बारे में सब चीज़ बता रही होगी। तो चलिए अब फटाफट चलते हैं ऑफ रोडिंग करने के लिए, क्योंकि अब आपको ये बताना है कि ये टोयोटा फॉर्च्यूनर कितनी कैपेबल है ऑफ रोडिंग में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए आ गए हम अब ऑफ रोडिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो सामने एक इंक्लाइन है और इंक्लाइन स्टीप है एकदम ही। तो चलिए वहाँ तक चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि 4x4 लो कैसा काम करता है। तो सबसे पहले आपको 4x4 लो एंगेज करने के लिए गाड़ी को न्यूट्रल करके क्लच पे पैर रख के इसको टोटली पूरा आगे करना है। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्लच से पैर हटाना है और गाड़ी को खुद ब खुद उसका काम करने देना है। ये देख सकते हैं मैंने पूरे पैर हटा लिए हैं, ना क्लच पे पैर है, ना ब्रेक पे है, ना एक्सीलेटर पे। गाड़ी खुद ब खुद अपने उस पर चढ़ रही है। और एक बार मैं आपको यहाँ रोक के दिखा देता हूँ ऐसा व्यू आता है जब गाड़ी एकदम ही स्टीप चढ़ जाती है। इसमें वैसे एज सच ऑफ रोड का कुछ दे नहीं रखा है, बट पता नहीं कितना इंक्लाइन होगा, बहुत ज़्यादा ही है इंक्लाइन है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्च्यूनर ने बहुत अच्छे से इसको टैकल किया है और बहुत अच्छे से ये एकदम बटरी स्मूथ लोकेशन से निकल चुकी है। तो ये है फॉर्च्यूनर का पावर ऑफ रोडिंग में। अब चलिए आपको दिखाते हैं इसका अप्रोच एंगल और ये डिपार्चर एंगल है। अभी तो अप्रोच एंगल आपने देखा है, ये डिपार्चर है। गाड़ी लिटरली भाई झूल चुकी है पूरा टायर पिछला हवा में है। चलिए अब चलते हैं आगे धीरे धीरे। ऑफ रोडिंग में सबसे ज़्यादा आपको यही मेन रखना है कि कहीं भी आपको स्पीड नहीं बढ़ानी है, क्योंकि जहाँ पे आपने स्पीड बढ़ाई वहीं पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ होएगी। आपको हर चीज़ एकदम स्लोली ही करना है। आई थिंक
बहुत इजी ही मैनर से निकल चुकी है। सो आई होप आपको ऑफरोडिंग अच्छी लगी होगी और आपको पता चल गया होगा कि टोयोटा फॉर्च्यूनर भी कैपेबल है ऑफरोडिंग में। बट हाँ, ये ऐसे तो आप इससे एक्सट्रीम ऑफरोडिंग एक्सपेक्ट ना करिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बट हाँ, आपकी जो नॉर्मल गाड़ियाँ जहाँ पे फंस जाएगी वहाँ से ये गाड़ी तो पक्के से निकल जाएगी, ऐसे से आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो चलिए इजाज़त लेते हैं आपसे, अब मिलते हैं अगले व्लॉग में कोई अगली गाड़ी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, अपना ख्याल रखें, अपनी गाड़ियों का ख्याल रखें और सीट बेल्ट ज़रूर पहनिएगा। ओके, बाय बाय, सी यू सून। क्या भाई घर तक चलेगा क्या? चलेगा, वीडियो ख़त्म हो गई, बाय, गुड।